नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कहानी अनहोनी पर। पिछले 6 दिनों से जिया का इलाज चल रहा था। अब अस्पताल से उसे घर लाने के बाद हर रोज़ डॉक्टर आकर जिया को इंजेक्शंस लगा कर जाते, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जिया का हर टेस्ट अब तक नेगेटिव ही आया था, फिर भी उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर अविनाश और अरुणा अपनी बेटी के लिए चिंतित थे। उनकी हंसती खेलती 3 साल की गुड़िया को न जाने क्या हो गया था। उस दिन अरुणा ने रात में जब जिया के रूम में झांक कर देखा था तो वो घबरा गई। कोई सफ़ेद आकृति जिया के सर पर हाथ फेर रही थी, जिसे देखकर अरुणा डर के मारे चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर अविनाश भी अपने कमरे से बाहर दौड़ पड़ा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि कौन था जो जिया के सर पर हाथ फेर रहा था? किस कारण जिया इतनी बीमार थी? क्या अरुणा उस आकृति को पहचानती थी? तो ये सब हम अपनी कहानी में ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से दबाना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरुणा और अविनाश की शादी को 2 साल हो रहे थे। अविनाश के भाई को तो 2 बेटे थे, इसीलिए अब सारे अविनाश और अरुणा को बेटी ही हो ऐसी ही बातें करते। अविनाश की माँ अविनाश और अरुणा के साथ ही यहाँ मुंबई में रहती और अविनाश का भाई वहाँ बेंगलोर में रहता था। शादी के तीसरे साल सबकी इच्छा के अनुसार अरुणा को बेटी हुई। सारा परिवार खुश हुआ। बेटी का नाम जिया रखा गया, क्योंकि अविनाश की माँ का नाम जानकी था। जानकी तो जिया पर अपनी जान ही लुटाती, उसका सब कुछ करती जैसे कि वो ही उसकी माँ हो। जिया उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थी। अरुणा को भी कभी कभी उनका जिया के प्रति लगाव देखकर अजीब सा लगता, लेकिन फिर अविनाश कहता कि माँ को बेटी चाहिए थी, लेकिन हम दोनों भाई हुए। अब इतने सालों बाद बेटी आई है तो वो इतनी खुश हो रही है। जानकी जिया का इतना ख्याल रखती कि जिया जब 2 साल की हुई तब से ही वो अपनी दादी के साथ ही सोने लगी। उसे भी अपनी दादी ही चाहिए होती। यहाँ अब अरुणा भी ऑफिस जाने लगी, क्योंकि जिया की तो उसे कोई टेंशन ही नहीं थी। उसकी सहेलियाँ भी उससे कहती कि कितनी किस्मत वाली है तू कि तेरे बेटी को इतनी अच्छी दादी मिली है। इस पर अब अरुणा को भी जानकी के जिया के प्रति लगाव से कोई शिकायत ही नहीं रही। ऐसे ही एक दिन रात के करीब 2:30 बजे अचानक जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। वो दोनों दौड़कर माँ के कमरे में गए, क्योंकि जिया तो उन्हीं के साथ सोती थी। तो उन्होंने देखा कि जिया बिस्तर पर बैठी रो रही थी और नीचे हाथ दिखा रही थी, और बिस्तर के उस तरफ जिया की दादी जमीन पर पड़ी हुई थी। अविनाश ने अपनी माँ को उठाकर बिस्तर पर रखा। अरुणा ने जिया को उठाया और वो डॉक्टर को फ़ोन करने लगी। इधर अविनाश माँ को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद माँ अब कभी नहीं उठने वाली थी। वो फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चेक किया, लेकिन माँ तो चल बसी थी। दूसरे दिन माँ का अंतिम संस्कार हुआ। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर आगे के सारे विधि करवा दिए। 15 से 20 दिनों में अब सब फिर से अपने अपने कामों में बिजी हो गए। अरुणा ने अब ऑफिस में छुट्टी डाल दी। वो जिया को छोड़कर नहीं जा सकती थी। जिया के दादी के जाने से सबसे अधिक फर्क तो अरुणा और जिया को ही पड़ा था। वो अब जिया के लिए कोई अच्छा बेबी सिटिंग ढूंढ रही थी। एक दिन वो ऐसे ही किचन में कुछ काम कर रही थी, तब उसे ऐसा लगा कि मानो जिया की कोई भी आहट नहीं हो रही है। वो दौड़कर हॉल में गई। उसने इधर उधर देखा तो जिया कहीं भी नहीं मिली। उसने पूरा घर देख डाला। अब उसे रोना आने लगा। तभी उसे माँ जी के कमरे से पायल की आवाज़ आई। वो फिर से उस कमरे में गई और उसने देखा कि जिया वहाँ के एक पुराने कबर्ड के पीछे एक खुली जगह थी, वहाँ पर बैठी हंस रही थी।
अब अरुणा ने हंसकर उसे पकड़ा और अपनी बाहों में उठाया और बोली, शैतान, कैसे वहां पहुंची तुम? और किसने दिखाई वो जगह तुम्हें, बदमाश? जिया भी अब 2.5 साल की हो चुकी थी और वो बोलने भी लगी थी। पूरा वाक्य तो वो नहीं बोलती, लेकिन आधा अधूरा बोल लेती थी। उसने कहा, दादी दादी। अरुणा ने उसकी तरफ देखा। तब तक जिया भागती हुई अपने दादी के कमरे में गई थी। अरुणा भी उसके पीछे उस कमरे में गई। उसने जिया को उठाया और अपने साथ बाहर लेकर आई तो जिया जोरों से रोने लगी। ऐसा ही होता था। जिया दादी के कमरे में ही खेलती रहती, वहीं पर सोती थी। जैसे ही उसे वहां से बाहर लेकर आओ, वो जोरों से रोने लगती। अरुणा समझ रही थी कि जिया को अपने दादी की याद आ रही थी, लेकिन इस पर कुछ भी उपाय नहीं था। फिर उसने जिया को उठाया और वो उसे नीचे पार्क में खेलने के लिए लेकर गई। बहुत देर खेलने के बाद अरुणा जिया को लेकर घर आई। अब तक शाम हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद अविनाश भी ऑफिस से घर वापस आया। जिया भी अपने पापा के साथ थोड़ी देर खेली। फिर जब अविनाश टीवी देखने लगा, जिया जाकर अपने दादी के कमरे में सो गई। जिया हमेशा अपने दादी ने जो एक खरगोश वाली चादर उसके लिए लाई थी, उसी के ऊपर सोती। आज भी वो उसी चादर पर जाकर सो गई। किचन का काम खत्म करके अब अरुणा जिया को खाना खिलाने के लिए उसे लेने आई तो वो हॉल में नहीं थी। अरुणा समझ गई कि वो फिर से दादी के कमरे में हो गई। अरुणा ने देखा तो जिया उसी खरगोश वाले चादर पर सोई हुई थी। उसने जब जिया के सर पर हाथ रखा तो उसे पता चला कि उसका माथा गर्म है। उसने थर्मोमीटर से चेक किया तो बुखार था। फिर उसने जिया को उठाया और थोड़ा सा खाना खिलाकर दवाई पिला दी और अपने साथ सुलाया। जब रात में जिया की नींद खुली, वो फिर से जोरों से रोने लगी, दादी दादी कहने लगी। अब अरुणा ने उसे उठाकर दादी के कमरे में लाया और उसे खरगोश वाले बिस्तर पर लिटाया। तब जाकर वो फिर से सो गई और अरुणा भी वहीं पर जिया के साथ सो गई। सुबह के 4 बज रहे थे। अरुणा ने जब जिया का बुखार चेक करने के लिए उसके माथे पर हाथ रखा तो उसका माथा तवे जैसा गर्म हो गया था। जल्दी से अरुणा ने फिर से उसे दवाई का और एक डोज पिला दिया और उसी के पास बैठी उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। सुबह अब अविनाश के उठने के बाद उसने अविनाश को कहा कि जिया का बुखार कम नहीं हो रहा है, हमें उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अब जल्दी से अविनाश भी रेडी हो गया। दोनों जिया को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहाँ जिया का हमेशा का जो पेडियाट्रिशियन था, उन्होंने उसे चेक करके वायरल फ्लू कह दिया और दवाइयाँ दे दी। अब वो उसे वहाँ से घर लेकर आए। घर पर आने के बाद जिया को खाना खिलाकर दवाइयाँ दे दी, लेकिन उसका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरा था। फिर से दोपहर के बाद अरुणा ने डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया और बताया। तब उन्होंने कहा कि कल सुबह उसे फिर से लेकर आना, हम टेस्ट करवाएंगे। अब अविनाश और अरुणा चिंतित हो गए। रात भर दोनों जिया के पास बैठे रहे। सुबह होते ही वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर साहब ने जिया के कुछ ब्लड टेस्ट करवाए और अविनाश को कहा कि 2 दिन उसे अस्पताल में ही रखेंगे। कल तक रिपोर्ट आ जाएंगे तो देखेंगे कि क्या बात है, लेकिन तब तक उसे यहाँ निगरानी में ही रहने दो। अब जिया को अस्पताल में रखा गया, फिर भी उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। वो बच्ची एकदम कमज़ोर सी हो गई थी। अविनाश और अरुणा की भी हालत खराब हो रही थी। जिया के सारे टेस्ट नॉर्मल आए। इस पर अरुणा बहुत खुश हुई, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सब कुछ अगर नॉर्मल है तो बुखार क्यों कम नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने और 2 दिन जिया को अस्पताल में रखा। उसका बुखार जब थोड़ा कम हुआ तो डॉक्टर साहब ने अविनाश को कहा कि वो जिया को हर रोज़ एक इंजेक्शन लगाने उनके घर आ जाएंगे, तो आप उसे घर लेकर जा सकते हो। और जिया अब अपने घर 4 दिन बाद लौट आई। उसी रात फिर से उसका बुखार बढ़ गया। वो बच्ची रोने लगी, दादी दादी कहने लगी। अब अरुणा जब उसे उसके दादी के कमरे में लेकर गई
उसके बिस्तर पर अपने दादी ने दी हुई चादर पर वो फिर से चुपचाप सी सो गई। अरुणा भी थक गई थी। वो भी किचन में पानी पीने के लिए गई और जाकर अपने कमरे में अविनाश के साथ बात करने लगी। बात क्या करती, वो तो अविनाश के गले से लगकर रोने लगी थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी छोटी सी गुड़िया को न जाने क्या हुआ। अरुणा ने अविनाश से कहा कि वो शायद अपने दादी को याद करती होगी। अविनाश ने भी सर हिलाया। फिर से अरुणा उठकर जिया के पास जाने के लिए जब जानकी के कमरे के पास आई, उसने थोड़े से खुले दरवाजे से देखा कि कोई सफेद साया जिया के सिरहाने बैठा था और उसके सर पर हाथ फेर रहा था। वो एकदम से डर गई और जोरों से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर अविनाश भी दौड़कर वहां आया। तब अरुणा ने कहा कि कोई वहां पर है, जिया के सिरहाने बैठा है। अविनाश ने अंदर जाकर देखा, कोई नहीं था। तो उसने अरुणा को कहा, नहीं कोई नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है शायद, तुम थक गई हो, जाकर सो जाओ। ऐसा कहकर वो उसे अपने बेडरूम में लेकर गया और वो वापस आकर जिया के साथ अपने माँ के रूम में सो गया। अब दूसरे दिन डॉक्टर साहब आए। उन्होंने फिर से जिया को चेक करके इंजेक्शन्स लगाए और अविनाश से कहा कि शायद हमें अब जिया का कैंसर का टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बुखार कम नहीं हो रहा है। अब उनकी बातें सुनकर अविनाश और अरुणा के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। वो दोनों एकदम हताश और चिंतित हो गए। अब दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। जिया को अब फिर से ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाया गया। अब उसके रिपोर्ट्स को आने में 2 दिन लगने वाले थे। उसी रात फिर से जिया अपने दादी के ही कमरे में सोई हुई थी। अरुणा भी उसके सिरहाने बैठी हुई थी। अविनाश अपने कमरे में लेटा हुआ था। नींद तो उन दोनों को नहीं आ रही थी। उनकी नींद मानो उड़ी हुई थी। रात के कितने बजे थे पता नहीं, लेकिन कुछ आवाज सुनकर अरुणा उठकर कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि अविनाश फ्रिज में से कुछ निकाल रहा था। वो समझ गई। उसने कहा कि मैं कॉफी बना देती हूँ और उसने कॉफी बनाई। हॉल में अविनाश के साथ बैठकर उन दोनों ने कॉफी पी। अविनाश वहीं पर सोफे पर लेट गया और अरुणा उठकर जिया के कमरे के पास पहुंची। उसने फिर से किवाड़ से झांक कर देखा। वही साया आज भी जिया के सिरहाने बैठा था और उसके सर पर हाथ फेर रहा था। अब अरुणा को डर लगने के बजाय गुस्सा आ गया। वो अंदर आई। गुस्से और दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वैसी ही हालत में वो बोलने लगी कि माँ जी, आप ही हो ना? मैं जानती हूँ कि आप जिया से बहुत प्यार करती थी, मुझसे भी कई गुना ज्यादा। आज अगर आप जिंदा होती तो जिया आपसे कभी अलग नहीं होती, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। वो आपको लेकर गई, लेकिन हम हैं जिया का ख्याल रखने के लिए। आप हम पर भरोसा रखो। आपका उसके आसपास रहना उसके लिए अब खतरा बन गया है। आज उसकी जो भी ये हालत है, उसकी जिम्मेदार आप ही हो। आप उसे अकेला छोड़ दो, भूलने दो उसे आपको, या फिर आप खुद नहीं चाहती कि मेरी बेटी आपको भूले। अब अरुणा की बातें वो साया वही बैठा सुन रहा था और अरुणा के पीछे खड़ा अविनाश भी सुन रहा था और देख भी रहा था। फिर से एक बार उस साये ने जिया के सर पर अपना हाथ फेरा और वो न जाने कहाँ गायब सा हो गया। दूसरे दिन की सुबह कुछ अलग ही थी। जिया हंसते हुए ही उठी। उसे बिल्कुल बुखार नहीं था। वो बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी। अरुणा को उसे ऐसा देखकर बहुत खुशी हुई। अविनाश को भी राहत मिली। उसके दूसरे दिन अविनाश डॉक्टर साहब के पास जिया के रिपोर्ट्स लेने के लिए गया और खुशी से वो रो ही पड़ा। उसका कैंसर टेस्ट भी नेगेटिव ही आया था। वो जल्दी से घर आया और ये खुशी उसने अरुणा को सुनाई। दोनों एक दूसरे के गले से लगकर रोने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कहानी को शेयर भी कर देना। और आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो, प्लीज़ मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओ और नीचे जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलना। धन्यवाद।